अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लेक्चर 2 की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर 2 में मेनली हम एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एयर पॉल्यूशन के अंदर हम मजीद अपने 4 सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 एसिड रेन, नंबर 2 डेप्लीशन ऑफ ओजोन, नंबर 3 ग्रीन हाउस गैसेस एंड नंबर 4 ग्लोबल वार्मिंग। जो नाम मैंने आपको बताया, ये नाम आपको अभी मुश्किल लग रहे होंगे, बट ये नाम जैसे जैसे एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से आपको क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स बायो के भी हैं, तो बायो के अंदर एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं मैन एंड हिज एनवायरमेंट। तो बेटा यही सारे टॉपिक जो भी 4 मैंने नाम लिए, ये केमिस्ट्री में भी हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, और ये टॉपिक्स बायोलॉजी के अंदर भी हैं। कौन से चैप्टर के? मैन एंड हिज एनवायरमेंट के अंदर। तो आपकी दोनों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अच्छा, एयर पॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? एयर की क्वालिटी के अंदर कोई ऐसा चेंज, ऐसी तब्दीली जो आप नहीं चाहते, इसका मतलब वो नुकसानदेह है। तो हवा की क्वालिटी में, एयर की क्वालिटी में कोई भी ऐसा चेंज जो आप नहीं चाहते और वो आपकी जिंदगी पर नेगेटिव असर करे, तो हम उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। जैसे हवा में कोई अजीब सी स्मेल का आ जाना, तो अब एयर की क्वालिटी में एक ऐसा चेंज आ गया जिससे ज़ाहिर है आपकी लाइफ खराब हो रही है, ज़ाहिर है आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो इसे हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। यानी हवा की क्वालिटी में, एयर की क्वालिटी में कोई भी ऐसा चेंज आ जाना जो आप नहीं चाहते और वो आपकी लाइफ को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे, एनी undesirable change, any undesirable change in the quality of air that affects, जो कि असर कर रहा है लाइफ पर नेगेटिवली, यानी हमें नुकसान दे रहा है, या फिर नेगेटिवली की जगह आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, एडवर्सली। ये तो गई एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब ऐसे केमिकल्स जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। अगली टर्म हमारे पास क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स का मतलब ऐसे केमिकल्स जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है। मैं डिफाइन कर देता हूँ, केमिकल्स दैट कैन कॉज एयर पॉल्यूशन आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके सब टॉपिक से स्टार्ट करें। सबसे पहला सब टॉपिक कौन है? सबसे पहला सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन। एसिड रेन एक बहुत अच्छा और बड़ा आसान टॉपिक है, आपको बड़े इजीली क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, एसिड रेन आपको नाम से ही समझ आ रहा है। एसिड रेन क्या है? इसका मतलब एक बारिश है और उस बारिश के अंदर कौन आ रहा है? एसिड आ रहा है। तो आप उसके आने को क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे, ठीक है। अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो एसिड रेन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? एसिड रेन को हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि रेनफॉल दैट हैज एसिडिक कंपोनेंट्स, यानी ऐसी बारिश जिसमें एसिड के कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, यानी एसिड्स निकल रहे हैं। जैसे जैसे अब ये एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ये एसिड हो सकता है कार्बोनिक एसिड। आपको कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड बनता कैसे?
सिंपल। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन होती है तो ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई। दूसरा एसिड जो आपने याद रखना है वो है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। अब नाइट्रस एसिड कब बनेगा? जब NO गैस, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO गैस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड पानी से मिलेगी तो बनता है नाइट्रस एसिड। इसी तरह से हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता होगा पहले से ही, HNO3। ये कब बनती है? ये कब बनती है? ये जब बनता है जब NO2 पानी यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करे तो बन जाता है HNO3। इसी तरह से और भी गैसेस हैं, जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO3। तो अगर SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी से मिले और पानी से मिलने के बाद बना ले SO3 यानी H2SO3, तो उसे हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। सिमिलरली एक और है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये कब बनेगा? जब SO3 पानी से मिल जाए तो बन जाएगा H2SO4। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन में जो एसिड्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं बेटा? वो 5 तरह के होते हैं: कार्बोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब एक बात आपने इसमें याद रखनी है कि कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मोर कॉमन। ठीक है। एंड इवन स्टेबल। मोर कॉमन एंड इवन स्टेबल। अच्छा, एसिड रेन यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब एसिड रेन डिस्कवर किसने किया है? एसिड रेन को डिस्कवर किया है रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। तो मैं इसके साइंटिस्ट का नाम भी लिख रहा हूं आपके साथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अच्छा, अब जो बच्चे इसको केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो वो साइंटिस्ट का नाम याद ना रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चे इसको बायो के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने ये एसिड रेन डिस्कवर किया था 1852 के अंदर। अच्छा, चलें, अब जल्दी से हम जाएंगे इसकी कॉजेस के ऊपर, इसकी क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, यानी किन किन वजूहात की वजह से एसिड रेन हो सकती है। तो एसिड रेन कई वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब इंडस्ट्री में काम होता है तो जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे बिजली चमकती है तो उसे हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो इसकी वजह से भी ये गैसेस बन सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा वोल्केनिक एरप्शंस। वोल्केनो आपने सुना होगा ना, पहाड़ में से जब आग निकलती है तो उसे वोल्केनो कहते हैं। तो वोल्केनो की वजह से भी जो गैसेस रिलीज होती हैं वो ये तीनों हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, अगर जंगलात में आग लग गई। नॉर्मली ये होता है कि अगर बिजली चमकती है और अगर वो बिजली गिर गई जंगलात में तो जंगलात में आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से भी गैसेस बन सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज को जला रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है।
बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, इन सब चीजों की वजह से भी आपके पास ये गैसेस बनेंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं भी इन गैसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। नंबर 7, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिनकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट हो, जिनका इन्वायरमेंट पर इफेक्ट हो, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। चलें, अच्छा अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसमें जो एमसीक्यूज में बात आ सकती है वो ये है कि आपको एसिड्स के नाम पता होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कौन सा एसिड बनाती है। सही है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनकी कॉजेस क्या हैं। अच्छा, अब अगर हम इनकी इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इनके कई सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, इसका एक इफेक्ट तो ये हो सकता है कि ये रेन एसिडिक है। ये रेन क्या है? एसिडिक है। अब सोचें, जब बारिश होगी तो जहां जहां मट्टी है वहां वहां पर बारिश ज़ाहिर गिरेगी। आप अगर बाहर निकलेंगे तो जगह जगह मट्टी है, और उस मट्टी में ये आम रेन की जगह एसिड वाली रेन आ गई। ऐसा ही है। तो अब ये जो एसिड है, ये एसिड शामिल हो जाएगा सॉइल के अंदर। एसिड रेन की वजह से जब बारिश होगी तो ये जो तेजाब है, यानी एसिड है, ये मिट्टी में शामिल हो जाएगा। और जैसे ही ये मिट्टी में शामिल होगा तो क्या होगा कि एसिड की पीएच कम होती है तो मिट्टी की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा ही है। और जब मिट्टी की पीएच कम हो जाएगी तो उसमें पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये जो फसल है, फसल की पैदावार वो कम हो जाएगी अल्टीमेटली। इम्पैक्ट नंबर 2, इम्पैक्ट नंबर 2, जैसे ये एसिड रेन जब पानी में गिरेगा, यानी कि जैसे दरिया में गिर रहा है, तो जब ये एसिड किसी दरिया में यानी कि पानी में मिक्स होगा तो उस पानी में रहने वाले जितने भी और जानदार हैं, ज़ाहिर है वो क्या हो जाएंगे? मुतासिर हो जाएंगे। यानी इकोसिस्टम हमारा जो है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इकोसिस्टम मतलब रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन नॉन लिविंग का मतलब एनवायरनमेंट। तो ज़ाहिर है पहले एनवायरनमेंट में एसिड नहीं था ना जगह जगह। अब जो मछलियां पानी में रहती हैं उनका एनवायरनमेंट पहले अलग था। ऐसा ही है। लेकिन एसिड रेन होने की वजह से रिवर में एसिड आ गया, अब उन मछलियों को अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। ऐसा ही है। इसका मतलब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, यानी लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। लिविंग कौन है? फिशेस। नॉन लिविंग कौन है? पानी। तो इनका रिलेशन आपस में डिस्टर्ब हो गया। थर्ड, एसिड जैसे ही किसी बिल्डिंग पर गिरेगा, यानी बारिश होगी, बारिश तो सब जगह होगी, तो वो जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो स्टैच्यूज हैं, वो जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीज अगर धात की बनी हुई है, जैसे लोहे की बनी हुई है या किसी भी और चीज की बनी हुई है, तो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़ाहिर है ये क्या हो जाएंगे? ये खराब हो जाएंगे, कोरोड होना शुरू हो जाएंगे। कोरोड का मतलब खराब होता है। और सिमिलरली अगर यही एसिड पीने के पानी में गिर जाए तो बताइए, अब अगर ये पीने के पानी में गिर जाएगा तो क्या ये पानी सही रहेगा? नहीं, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। हम इसे बोलेंगे टॉक्सिक वाटर। खराब हो गया पानी, और अब ये पीने लायक नहीं रहा। इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? अनड्रिंकेबल। अभी पीने लायक नहीं रहा तो ये हो गया अनड्रिंकेबल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बारिश में नहाएंगे, अगर
आप बारिश में नहाएंगे तो क्या होगा कि आपके नर्वस सिस्टम, मान लें कि एनिमल्स में ले लें आपको, ठीक है, एनिमल्स या ह्यूमंस, चलें ऐसे कर लें आप, एनिमल्स या ह्यूमंस। तो आपके सोचने समझने का सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का सिस्टम, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, यानी ये खराब होने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। सही है, ये तो इसके हो गए इफेक्ट्स। अब हम जल्दी से इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं, यानी आप एसिड रेन से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक और कॉजेज का टॉपिक और इफेक्ट्स का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वालों के लिए वो क्या है, साइंटिस्ट का नेम, ईयर, कौन कौन से एसिड्स हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेंट, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें। अच्छा, सबसे पहली प्रिवेंशन क्या है, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप कम कर दें, आप इन गैसेस को इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। दूसरी बात, फैक्ट्रीज में और कंपनीज के अंदर एनर्जी को कम खर्च कीजिए, क्योंकि एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, आप पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही है। तो आप एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए आपको पेट्रोल को जलाना पड़ेगा, या सुई गैस को जलाना पड़ेगा, या डीजल को जलाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये गैसेस बनेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप इनका इस्तेमाल कम करें। तीसरी बात, पॉल्यूटेंट केमिकल्स को कम कर दें। पॉल्यूटेंट केमिकल्स का मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि एयर पॉल्यूशन करवाते हैं, उन उनको कम करें किसी तरह से। अच्छा, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, आप उसे क्या करें, अच्छे से क्या कर लें, आप उसे फिल्टर कर लें। क्यों, अगर बगैर फिल्टर करे वो हवा में जाएगा तो जरा हवा को या पानी को वो क्या कर देगा, वो तो उसे पॉल्यूटेड कर देगा। तो एयर पॉल्यूशन होने की भी खतरे हैं और वाटर पॉल्यूशन होने के भी खतरे हैं। साथ साथ आप फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाता है। इन सबको इस्तेमाल ना करें। क्यों, अगर आप इन सबको इस्तेमाल करेंगे तो ये जलने के बाद अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, और जब ये ऐसा करेंगे तो जाहिर है एसिड रेन होगा। अच्छा, अब अब एक की पॉइंट आपने याद रखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि विच विच ऑफ द सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड अफेक्टेड बाय एसिड रेन, इस सवाल का मतलब ये है कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, यानी दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, उसमें से कौन सा वंडर है जो कि एसिड रेन की वजह से खराब हुआ। तो इसका आंसर है ताजमहल। ताजमहल इंडिया में है, और अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आगरा में है, ठीक है। अब आगरा में क्या है, आगरा में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, आगरा के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, और उन इंडस्ट्रीज में जब वेस्ट निकलता है तो उन वेस्ट के अंदर ये गैसेज होती हैं, और जब ये गैसेज होती हैं मेनली कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेज मिलके क्या करती हैं, एसिड रेन कर देती हैं।
यहाँ पर हमारा एसिड रेन का कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्लीशन ऑफ ओजोन। तो डेप्लीशन ऑफ ओजोन को थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर के अंदर जब हम लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। अच्छा देखिए, डेप्लीशन ऑफ ओजोन का मतलब है ओजोन की जो एक प्रोटेक्टेड लेयर है वो ब्रेक हो रही है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, एक सूरज है और सूरज से दो तरह की रेज निकल रही हैं। एक को हम कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरे को हम कह रहे हैं विजिबल रेज। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना बेटा, ये है नुकसानदेह, और जो विजिबल है वो आपके लिए फायदेमंद है। तो एक इसमें से हो गई अल्ट्रावायलेट और एक इसमें से हो गई विजिबल। अच्छा, अब यहाँ पर ओजोन की एक लेयर है। अब ये ओजोन की जो लेयर है, ये जो ओजोन की लेयर है, ये ओजोन की लेयर क्या कर रही है, ये इस यूवी को पास होने नहीं दे रही, जबकि ये विजिबल को पास होने दे रही है। ठीक है, यानी जो चीज हार्मफुल है वो तो ऊपर ही रुक गई, और जो चीज हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, वो ओजोन वाली लेयर ने क्या हुआ, पास होने दिया। इसका मतलब ओजोन लेयर हमारी काम की लेयर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या समझ गए कि O3 लेयर इज बेनिफिशियल। हम इतनी बात समझ गए, O3 लेयर इज बेनिफिशियल। चलिए, यहां तक एक बात तो हमें क्लियर हो गई। लेकिन लेकिन कुछ चीजों की वजह से ओजोन की लेयर क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अब इसमें जो सबसे कॉमन बात है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सबसे बड़ी वजह है ओजोन लेयर खराब होने की, वो कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा सुनिएगा, मेरी एक बात सुनिएगा सबसे पहले। डेप्लीशन ऑफ ओजोन के अंदर मैं आपको एक टर्म पढ़ा रहा हूँ, डेट इज ओडीएस। अब ओडीएस हम किसे कहते हैं, ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस को। अब ओजोन लेयर, ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसका मतलब होते हैं ऐसे केमिकल्स दैट कैन डेप्लीट ओजोन। यानी ऐसे केमिकल जो कि ओजोन की लेयर को खराब कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस। तो असल में अब हम ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस को देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है डेट इज CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको कहाँ मिलेगी, ये बात हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें सबसे ज्यादा जो मिलती है वो हमें मिलती है रेफ्रिजरेंट के तौर पे। तो ये आपको बड़े आराम से एसीज में भी मिलेगी और ये फ्रिज में भी मिलेगी। नहीं, इस गैस का काम है ठंडा करना चीजों को। अब अगर एसी या रेफ्रिजरेटर की गैस निकल गई, आपने नॉर्मली देखा होगा कि फ्रिज कूलिंग करना छोड़ देता है क्योंकि उसकी गैस निकल जाती है। तो गैस निकलने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। और अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2। यानी एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं और दो फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट लगती है, अल्ट्रावायलेट लाइट लगने की वजह से ये केमिकल ब्रेक हो जाता है और ये बन जाता है CClF2, और एक क्लोरीन इसमें से क्या हो जाता है, अलग। ये जो क्लोरीन है ये हाईली रिएक्टिव है। ये जो क्लोरीन है क्या है, ये क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। और ऐसा माना जाता है कि एक क्लोरीन इंटरैक्ट करता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब बहुत तेजी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन है
बहुत तेजी से ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। अच्छा, कैसे खराब कर रहा है? ये जो क्लोरीन बना है ये फौरन से ओजोन से इंटरेक्ट करता है। ओजोन से इंटरेक्ट करने के बाद उस ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और खुद उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो खराब हो जाता है। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो बना है ये यहीं रुक जाएगा, नहीं, ये आगे भी काम करेगा। ये क्या करेगा? ये किसी और ओजोन को ढूंढेगा, उसको लेगा, और उससे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं बल्कि दो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना देगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके अंदर है, तीन इसके अंदर है, तो ये दो बार O2 बना देगा और खुद अलग हो जाएगा। फिर ये जो क्लोरीन है ये नहीं रुकेगा, ये एक और को ढूंढेगा, ओजोन को, और उसके साथ, यानी ये चेन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये चेन रिएक्शन है, ये रुकता नहीं है, चलता जाता है। यानी एक दफा अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, क्लोरीन हाईली रिएक्टिव वाला क्लोरीन बन गया, कैसे? अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, तो फिर ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब ये चलता रहेगा तो ओजोन की जो लेयर है, वो ओजोन की लेयर मुसलसल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर। दैट मीन्स O3 अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा O2 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात हो गई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि गाड़ियों से निकल रही है, मेनली NO2, ये जाके भी इंटरेक्ट करती है किससे? O3 क्लियर। ठीक है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी इंटरेक्ट करता है ओजोन की लेयर को। इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये जो अब मैं बातें जितनी भी लिख रहा हूं ना वो अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट आपको चीजें कंप्लीटली पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मैंने सही बात की वो आपको पहले ही बता दी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये MCQs आ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है? ये ओजोन को रप्चर करता है। कैसे रप्चर करता है? उस O3 में से एक ऑक्सीजन निकाल के उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? O2 में, और खुद क्या बन जाता है? ClO। अभी ClO भी फारिग नहीं बैठता, बल्कि ये एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को खराब कर देता है, और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और खुद अलग हो जाता है Cl। अभी Cl भी फारिग नहीं है, ये दोबारा ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो आपने याद रखना है कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, 1 लाख ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ओजोन के मॉलिक्यूल से। अहमियत रखते हैं ये बात। अच्छा, इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं ये बात हमने कई दफा की। वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं जो कि एवापोरेट हो सकें। एवापोरेट का मतलब उड़ सकें, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, जैसे बेंजीन है, जैसे टोलीन है। ये सारे वो केमिकल्स हैं ऑर्गेनिक के जो कि उड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जाके ओजोन से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से क्या क्या बात पता होनी चाहिए कि ऐसे केमिकल्स जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ODS, ठीक है, ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस। अच्छा, ओजोन डेप्लीशन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अच्छा, ओजोन की लेयर जो है वो कर क्या रही है? ओजोन की लेयर क्या कर रही है? UV लाइट को रोक रही है, ताकि वो इस दुनिया तक ना आ सके, क्योंकि अगर वो जमीन पर आ गई तो हमें स्किन कैंसर कॉज होना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरी स्किन की बीमारियां हमें होना शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल डेप्लीशन ऑफ ओजोन से रिलेटेड इतनी ही चीजें आपके काम की थी।
मैंने एक एक करके सारी आपसे डिस्कस कर ली। अब इंशाल्लाह ताला हम मूव करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ। ये चैप्टर इतना ज़्यादा कॉन्सेप्शनल नहीं है, ये चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करनी है। प्यारे बच्चों, अब हम अपना तीसरा सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा देखें, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई गैस है जो कि सिमिलरली बिहेव कर रही है ग्रीन हाउस की तरह। कोई गैस है जो कि सिमिलरली बिहेव कर रही है किसकी तरह? ग्रीन हाउस की तरह। अब ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए आप। देखिए, ग्रीन हाउस का मतलब होता है प्लांट्स, राइट। अब प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन हाउस का मतलब प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट को कैच करते हैं। लाइट को क्या करते हैं? कैच करते हैं। अच्छा, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइट को कैच करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइट को कैच करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कहते हो? ग्रीन हाउस गैस। बट जब हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि भाई ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइट को कैप्चर किया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हवा में मौजूद है, उसने जब लाइट को कैप्चर किया, तो जाहिर है लाइट को कैप्चर करने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया। अब इस अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हम इसे कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी गैस ने जो काम किया उसको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस का मतलब प्लांट्स है, प्लांट्स ग्रीन होते हैं ना। तो ग्रीन हाउस का मतलब प्लांट्स, और प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट को कैच करते हैं ताकि वो अपना खाना बना सकें। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यही करती है, लाइट को कैच करती है। तो इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कह दिया। अब लाइट कैच करने की वजह से लाइट होती है गर्म। आप धूप में खड़े हो तो जो सूरज की लाइट है वो आपको देखिएगा कैसा कर देगी। तो इसलिए अब जब ये मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अब सुनिए। सबसे पहले, जैसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हम उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं हम उसे? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है दुनिया गर्म हो रही है। अच्छा, इस दुनिया के गर्म होने से क्या होगा? इस दुनिया के गर्म होने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स का मतलब बर्फ के जो टुकड़े हैं वो पिघलेंगे। यानी ये क्या होंगे? मेल्ट होंगे। और जब ये मेल्ट होंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएंगे? सैलाब की फॉर्म में आएंगे, फ्लड की फॉर्म में आएंगे। जब वो फ्लड की फॉर्म में आएंगे तो अल्टीमेटली प्लांट्स और एनिमल्स इनकी लाइफ को क्या कर देंगे भाई? इनकी लाइफ को कर देंगे डिस्ट्रॉय। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये काम हो रहा है। अच्छा। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी जो है वो मुसलसल पहले के मुकाबले में रेज होती जा रही है, रेज होती जा रही है। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह और कौन बिहेव करता है? सही है, इसके जैसा सिमिलर इफेक्ट और कौन देता है? तो भाई अब आपने ये गैसेस के नाम याद रखने हैं, कौन कौन देता है। सबसे पहली गैस जिसकी तरह बिहेव करती है वो है CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। ठीक है।
अगली गैस जो आपने याद रखनी है वो कौन है? अगली गैस जो आपने याद रखनी है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब जाहिर है नाइट्रस ऑक्साइड का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, दैट इज N2O। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेस, यानी ऐसी गैसेस जिनमें फ्लोरीन शामिल है, यानी हम कहते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस, उसे हम शो करते हैं एफ गैस। तो ये वो गैसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड सिमिलर इफेक्ट दे रही हैं, तो इनको भी हम ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, यानी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस की कॉज क्या है? तो कुछ हद तक तो कॉज आपको पता लग गई होगी, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ये सब कहाँ से आते हैं। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, इसका सिंपल सा आंसर है, ये सबसे पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन। हम जो मुसलसल डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पौधों का काम है ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेना। तो अगर हमारे इर्द गिर्द पौधे होंगे तो वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी ही नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि हम मुसलसल जंगलात को काट रहे हैं, हम मुसलसल जंगलात को काट रहे हैं, इस वजह से जो प्लांट्स हैं उनका लेवल कम होता जा रहा है, और प्लांट्स का लेवल अगर कम हो रहा है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी जो बात है वो है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम हर वक्त फॉसिल फ्यूल को जलाते रहते हैं, जैसे आपको पता है एनी टाइम इतना सारा पेट्रोल जल रहा है, इतनी सारी लोगों के घरों में गैस जल रही है, तो ये सब फॉसिल फ्यूल ही तो जल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अच्छा, फिर आजकल की प्रैक्टिस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो है ना चावल, चावल बहुत ज्यादा उगना शुरू हो गए एक बात, तो राइस कल्टीवेशन बहुत हो गई है। अब इससे नुकसान क्या है? चावलों की फसल में से एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं मीथेन। ना सिर्फ चावलों की वजह से बल्कि लाइव स्टॉक फार्मिंग की वजह से, यानी अगर आप गाय वगैरह पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, तो गाय मतलब भैंस जो गैस करती है, वो जो गैस होती है वो होती है मीथेन गैस। चावलों की वजह से, चावलों की फसलों से भी जो गैस निकलती है, और भैंस वगैरह को पालने से भी जो गैस निकलती है वो कौन है? CH4। और CH4 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। ऐसा ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे, वो मैंने आपको सारी सोर्सेज एक एक करके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है? ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहला काम जो हो रहा है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आइस है, आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। अब आइस जब मेल्ट हो रही है तो वो फ्लड बन के जा रहा है, अरे वो सैलाब आ रहा है। अब सैलाब आने की वजह से जो समंदर है, सी है, उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। मुसलसल जो समंदर है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 जो हमें याद रखना है वो ये है राइजिंग टेम्परेचर। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? लाइट को कैच कर रहा है। तो मुसलसल मुसलसल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर की वजह से आपने सुना होगा पहले हीट वेव नहीं होता था, अब आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं
कि हीट वेव हो रहा है, घर में रहें, ये हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हीट वेव होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से एक्सट्रीम वेदर्स आ सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर्स, अब एक्सट्रीम वेदर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एक तो आपने पढ़ा ऑलरेडी, हीट वेव्स। एक है ड्रॉट कंडीशन। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसके मतलब क्या होते हैं मुन्ने? शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ हो सकता है वो क्या है? वो हैवी रेन, यानी बहुत तेज बारिशें हो सकती हैं, तूफानी बारिशें। इसके अलावा एक काम और हो सकता है, शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन। शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि बहुत तेजी से इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करेगा। बहुत तेजी से इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है? कि एक एरिया में, इन्वायरमेंट में लिख देता हूँ पहले, बहुत तेजी से इन्वायरमेंटल चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आसपास दो इलाके हैं, एरिया वन और दूसरा हो गया एरिया टू, तो एक में क्या हो रहा होगा? एक में बिल्कुल ड्राई कंडीशन होगी और आपको जिस्म में डिहाइड्रेशन महसूस हो रही होगी, यानी जिस्म में पानी की कमी फील हो रही होगी। जबकि दूसरे इलाके में हैवी रेनफॉल होगा, यानी तेज बारिश हो रही होगी और आपको ऐसा लगेगा कि जिस्म में पानी की कोई कमी नहीं है, यानी आपको हाइड्रेशन हो रही होगी। जैसे आपने देखा है, अगर आप कराची कोरंगी की बात करें, तो अगर कोरंगी में बारिश हो रही है तो गुलशन में नहीं हो रही। अगर गुलशन में हो रही है तो नॉर्थ नाजिबाबाद में नहीं हो रही। तो इसका मतलब एक ही शहर है, लेकिन कुछ इलाके किसी तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ इलाके किसी तरह बिहेव कर रहे हैं। इसे हम कह रहे हैं शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कुछ इलाकों में पानी की बहुत कमी है, कुछ इलाकों में सैलाब आ रहा है। कराची में पानी की बहुत कमी है, और अगर आप देखें तो इंटीरियर सिंध में सैलाब आया था अभी कुछ टाइम पहले। तो इसे हम कह रहे हैं शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और आपका टेक्चर टू भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।